हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। आई होप सभी लोग ठीक हो गए। ठीक है, तो आज ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर स्पेशल एमसीक्यू देखने वाले हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए, और इसके अलावा जितने पीसीएस एग्जाम होते हैं उनके लिए भी। ठीक है, गुड मॉर्निंग दिनेश, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करें। और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने पिछली क्लासेस के अंदर करवाया हुआ है, और इसके साथ ही अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पर। एक बार मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है बच्चे? श्वेता, दिनेश, कवि, वॉइस क्लियर है मेरी? चलिए, ठीक है बच्चे। तो आपकी एनसीईआरटी का ये पार्ट है, 6 क्लास की एनसीईआरटी, और ये सारा पूरा चैप्टर वाइज मैंने क्लियर करवा दिया आपको। ये थोड़ा ओल्ड टेक्स्ट में था, तो मैंने न्यू टेक्स्ट में 7 चैप्टर थे लगभग, तो वो करवा दिए गए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस भी हो चुके हैं आपके। अब अपने चलेंगे इसके पार्ट 5 पर। मतलब अपने पार्ट 5 पर जाना है अपने को। ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो बच्चे। चलिए, चैप्टर 5 अपना एमसीक्यू के साथ देखें और आंसर करते जाइएगा। जो भी एमसीक्यू आपको मिलता जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ आराम से पढ़ना है, टेकल करना है। देखिए, मैं थोड़ा इनोवेशन इसलिए आपको कह रहा हूँ इस बार कि एमसीक्यू को आप थोड़ा ज़्यादा, मैं तो पढ़ूंगा इधर, पर इसके साथ आप भी पढ़ें, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम होगा ना उधर, 2 घंटे मिलेंगे उधर, और 100 क्वेश्चन रहेंगे उधर, तो आपको पढ़ना होगा वो। मीन्स आपको 1 मिनट में 1 आंसर करना है उधर, है ना? उसके बाद आपको गोला भी भरना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं तो इधर पढ़ूँगा, पर आपकी भी पढ़ने की स्पीड थोड़ी तेज़। मैं तो आराम से पढ़ूँगा कि ये मतलब वगैरह, ठीक है? पर आपको भी इसके साथ एक डीप कॉन्सेप्ट के साथ, अपने डीप माइंड के साथ यहाँ पढ़ना होगा। ठीक है? वो भी 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है। ठीक है बच्चे? तो क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं जाएगी, और आपका इससे बेनिफिट भी होगा। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आप इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित तुलनाओं पर विचार करें। वायुमंडलीय वायु का एक छोटा आवरण है जो पृथ्वी को घेरता है और एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। यह लगभग 1700 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तीसरा देखिए का वायुमंडल की विभिन्न परतों के निर्धारण में इसकी संरचना और तापमान महत्वपूर्ण कारक है। आपको बताना है बच्चे, इसमें से सही कथन कौन सा है? इसमें से सही कथन कौन सा है? बहुत कम वक्त आपको दिया जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि वक्त थोड़ा कम दिया जाए, तो मैंने टाइमर लगाया हुआ है। मैं अपने टाइमर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, आंसर करिए अच्छे से। दिनेश सी, विराट कह रहे सी। देखते हैं यार क्या आंसर आता है। चलिए बच्चों, तो आंसर इज सी। ठीक है, कि आपके तीनों ही कथन सही है। वायुमंडल एक मोटा आवरण है जो पृथ्वी को घेरता है। किससे? ठीक है, पृथ्वी को घेरता ही है, और ओबीसी वायुमंडल घेरता है ना? तो आपका ये ध्यान रखिए बच्चे कि वायुमंडल क्या है? एक मोटा आवरण है जो पृथ्वी को घेरता है, एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सिंपल आंसर है। यह लगभग 1700 किलोमीटर की एक ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए तीसरा कथन, वायुमंडल की विभिन्न परतों के निर्धारण में उसकी संरचना, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा है ना, ये इंपॉर्टेंट रखता है, तो मैटर करता ही करता है। उसके साथ साथ तापमान भी, कल मैं अपने ने उस दिन पढ़ा था कि तापमान बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपना, किसका? वायुमंडल का। और ये क्लाइमेट का इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखना मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तापमान यार बहुत जरूरी है। आपको तापमान अगर नहीं पढ़ना आपने, तो ज्योग्राफी का मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो तापमान को तो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज समझ के बैठना। यार तापमान बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लाइमेट हो, चाहे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो, जो जो मर्जी हो, क्योंकि ज्यादातर एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी क्लाइमेट के अंदर ही आएंगी, है ना? पूरा एटमॉस्फेयर जो आएगा सिस्टम के अंदर, वही टेम्परेचर की वजह से आएगा। तो टेम्परेचर को तो एक मतलब, ठीक है, वो कहते हैं ना कि फादर ऑफ, कह सकते हो कि हर चीज का बाप है।
तो टेम्परेचर को तो अपने निगाह के अंदर ऐसे रखना कि बहुत बड़ी चीज़ है, पूरे सिस्टम के अंदर यही खेलती है, ठीक है? एक गेम है ये। चलो, उसके बाद देखिए बच्चे इसके अंदर वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 5 परतें आपके सामने लिखी हुई हैं बच्चे, आपको आंसर करना है अच्छे से, फटाफट आंसर करिएगा। असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम अर्थ सरफेस, मतलब पृथ्वी की सतह से लेकर आपको इसका आरोही क्रम बताना है, व्यवस्थित करना है। करिए फटाफट। जल्दी बताइए, आपके पास 10 सेकंड है आखिरी। ये क्वेश्चन आपको बताए हुए बच्चे फिर भी प्रीलिम्स फैक्ट है आपका। चलिए देखिए आपका राइट आंसर बच्चे क्या है। राइट आंसर आपका बी है बच्चे, ठीक है। पहला देखिएगा, पहला आपको पता होना चाहिए, क्षोभ मंडल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह सबसे ऊपर जो है, पृथ्वी की सबसे पहला ग्रह जो ग्रह तो कोई परत जो है, पहली परत वो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, आपको पहला बताया हुआ है। उसके बाद समताप मंडल आएगा, आपको ये उंगलियों पर याद होना चाहिए बच्चे, ध्यान रखिएगा, उंगलियों पर याद होना चाहिए। उसके बाद कौन सा आएगा, समताप मंडल मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आएगा मध्यमंडल, मीजोस्फेयर, ठीक है। तापमान का सिस्टम यही खेलता है अपना मीजोस्फेयर के अंदर। उसके बाद आएगा कौन सा वाला, थर्मोस्फेयर, ठीक है। और जो एकदम लास्ट में आएगा वो होएगा एक्सोस्फेयर, मतलब बहिर्मंडल, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए अपनी उंगलियों पर, ठीक है। फिंगर्स, कुछ चीजें फिंगर वाइज होती है, याद रखिएगा। ये नया कॉन्सेप्ट को मैं लिख रहा हूँ कि फिंगर पर याद होने चाहिए, ठीक है। आपकी उंगलियों पर याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे आपका, बिल्कुल सिंपल सा। वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 99% वायुमंडलीय मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, पहला है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अन्य गैसें आयतन के हिसाब से 1% है, दूसरा। तीसरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन पौधों को गर्म करने में मदद करता है। आप आंसर करिए बच्चे, आपको सही आंसर करना है, सही कथन का चयन करना है। बताइए इसमें से सही कथन कौन सा है, बताइए फटाफट, अच्छे से आंसर करिएगा। चलिए बच्चे देखिए अपने राइट आंसर बच्चे क्या है। राइट आंसर आपका है, ठीक है, लिखा नहीं हुआ है राइट आंसर। चलिए अपने को डिटेल करना होगा इसका, ठीक है। राइट आंसर कोई ए कह रहा है ना, चल देखते हैं। तो वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में था, तो 99% वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। क्या कथन सही है, बताइए फटाफट। अपने वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन कितना है और नाइट्रोजन कितना है, मेरे को बताइए, टोटल करके बताइए फटाफट। आपसे ही आंसर निकलवाऊंगा मैं, बताइए।
क्या वो किसी को पता नहीं क्या बच्चे? बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे, ध्यान रखिएगा। 78% लगभग नाइट्रोजन अपना है, ठीक है, और 21% के लगभग ऑक्सीजन है। कितना हो गया? 9। और ये कितना हो गया? 9। तो बना के 99 के वन ही बना, बताइए फटाफट बताइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अपना 99% क्या है आपका? ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। बाकी 1% क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अन्य गैसें रहेंगी। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसने क्या लिखा है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन पौधों को गर्म रखने में। यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया है बच्चे, यहाँ पर इंटरचेंज हो गया है, तो आपका राइट आंसर बच्चे क्या होगा? ए राइट आंसर होगा बच्चे, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि तीसरे कथन के अंदर क्या है? इंटरचेंज है। जो काम नाइट्रोजन का है वो कार्बन डाइऑक्साइड में डाल दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो नाइट्रोजन में डाल दिया है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा कथन अपना रॉन्ग है, पहला और दूसरा अपना एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई के साथ वातावरण का घनत्व बढ़ता है, जबकि इसका तापमान कम हो जाता है। दूसरा देखिएगा, वायुमंडल पृथ्वी पर एक समान दबाव डालता है। तीसरा देखिएगा, वायु उस दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। बताइए इसमें से कथन कौन सा गलत है? वैसे इनकरेक्ट बताना है बस, स्टेटमेंट होना चाहिए इनकरेक्ट। बताइए बताइए बताइए, सही आंसर बताइएगा। कोई कह रहा है बी है, देखते हैं कि नहीं है। चलिए राइट आंसर वैसे देखें, अपना राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका है, नहीं दिया हुआ। चलिए अपने निकाल लेंगे। क्या क्वेश्चन आज कैसे आंसर नहीं दिया हुआ इसके अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं राइट आंसर बच्चे क्या होगा, कि ऊंचाई के साथ साथ घनत्व बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। और तापमान कम होता है। तो बताइएगा इसके अंदर, ठीक है, जैसे जैसे अपने हाइट पर जाते हो, क्या तापमान कम होता है कि नहीं होता है? बताइए। ये मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया हुआ है। जैसे जैसे अपने ऊंचाई पर जाओगे, जैसे जैसे अपने हाइट पर जाओगे, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो कथन तो ये सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी पर एक समान दबाव डालता है। तो क्या ऐसा है? ठीक है, क्या इक्वल प्रेशर डालता है? तो बिल्कुल नहीं है, ये कथन गलत है। ठीक है, एक समान दबाव कभी नहीं डालता है। और वायु होता है, क्योंकि ऊर्ज दाब होता है, कहीं ऊर्ज दाब होता है, कोई निमन दाब होता है ना? तो पृथ्वी पर कभी भी एक समान दबाव रहता ही नहीं। देखिए तीसरा कथन कह रहा है कि ऊर्ज दाब से निम्न दाब की ओर चलती वायु। ये कह रहा है कि वायु जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। क्या कथन सही है? ठीक है, तो बिल्कुल सही। ठीक है, हाई प्रेशर के अंदर क्या होता है बच्चे, मेरे को बताइएगा। हाई प्रेशर के अंदर टेम्परेचर लो होता है ना, ठीक है। और यहां पर क्या देखने मिलता है आपको? लो प्रेशर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो भी इसी बात है, ध्यान रखिएगा, हवाएं कैसे चलती है आपकी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कथन लिखा ही नहीं हुआ, इसलिए आप आंसर क्या ही करते। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ओनली कथन दूसरा अपना सही नहीं। चलिए अब चैप्टर आपका 6 आ गया है, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। अब लैंडफॉर्म पे क्वेश्चन आएंगे बच्चे, तो तैयार रहिए। लैंडफॉर्म वाला चैप्टर पे मैंने अच्छे से किया है, अच्छे से क्लियर करेंगे हर क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भू आकृतियों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह हर जगह एक जैसी है। पहला कथन ये कह रहा है। स्थल मंडल की कुछ भाग उबड़ खाबड़ हैं और कुछ समतल हैं। आपको दोनों कथन दे रखे हैं, आपको दोनों कथन देखना है और अच्छे से आंसर करना है, और बिल्कुल आपके लिए सिंपल ही है। फटाफट आंसर करिए। देखिए ऐसे एमसीक्यू जो एकदम स्टेटमेंट वाइज होते हैं बहुत कम दिए जाते हैं,
पर आपको पूरा स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यू मिल रहा है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं, अच्छी मात्रा के अंदर क्लास में आए और इसका पूरा फायदा उठाएं। चलिए, इसका राइट आंसर बच्चे देखना होगा अपने को। बी आंसर कहा जा रहा है, देखते हैं राइट आंसर बच्चे क्या है आपका। राइट आंसर बी आपका, क्योंकि पृथ्वी की हर जगह ऐसी नहीं है यार, है ना। पृथ्वी की हर जगह क्या एक जैसी है? बिल्कुल नहीं है यार। कहीं पहाड़ हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है, तो हर जगह एक जैसी नहीं है। तो कथन क्या हो जाएगा बच्चे? रॉन्ग है। जबकि दूसरा कथन सही है, क्योंकि पृथ्वी जो स्थल मंडल है उसके कुछ भाग उबड़ खाबड़ हैं, तो कुछ समतल है। बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहाड़ी और पर्वत, पहाड़ जो होते हैं और पर्वत के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन देखिए बच्चे, एक पहाड़ी एक भूमि की सतह है जो अपने आसपास की तरह से ऊंची होती है। दूसरा देखिएगा, पहाड़ एक खड़ी पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है। आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या, बताइए फटाफट आंसर करिए। बताइए बच्चे, फटाफट आंसर करेंगे। देखते हैं किसका सही आंसर जाता है। दिनेश का बी होगा। चलिए देखते हैं, बी है सी है, देखते हैं। हेलो विराट। चलिए देखते हैं अपने राइट आंसर बच्चे क्या है। राइट आंसर है आपका सी, केवल 2। ध्यान रखिएगा, आपसे गलत कथन पूछा गया था बच्चे, आपको बताना था इनकरेक्ट कौन सा है। तो एक पहाड़ी एक भूमि की सतह है जो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंची है। सिंपल कहानी है ना, कि एक अपने आसपास के क्षेत्र से एक ऊंचाई पर स्थित क्या है? पहाड़ी होते हैं, माउंटेन होते हैं, ठीक है, उसको अपने पहाड़ी कह देते हैं। दूसरा कथन इसलिए गलत था क्योंकि पहाड़ एक खड़ी पहाड़ी है। ध्यान रखिएगा, ये क्या मतलब हुआ, है ना, स्टीप हिल। इसकी डेफिनेशन तो ऐसे होती है, ठीक है, कि ये क्या है, इसका टॉप जो है, इसका टॉप बहुत नैरो है ना, और इसके साथ जो इसका, ठीक है, इसके साथ जो इसका ब्रॉड आधार है, जाने की इसके जो आधार हैं, ठीक है, वो इसका क्या बच्चे, बहुत ज्यादा वाइड है। समझे बच्चे, इसके अंदर कि इसका जो ऊपर वाला जो स्लोप होता है बच्चे, देखिएगा, जो ऊपर इसकी चोटी होती है वो क्या होती है, बिल्कुल, ठीक है, शून्य होती है। जबकि इसका आधार बच्चे क्या होता है, इसका आधार बहुत ही चौड़ा होता है। इसकी डेफिनेशन ऐसे बनती, ठीक है, आपको बताई भी हुई, आपको एक कथन बताई भी हुई है, तो दूसरा कथन अपना गलत था, तो दूसरा ही अपना सही है। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसके अंदर भू आकृतियों के प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभिन्न भू आकृतियां दो प्रक्रियाओं का परिणाम है। एक आंतरिक प्रक्रिया अपर्दन वाली पुनर्निर्माण के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। बाहरी प्रक्रिया उत्थान और डूबने की ले जाती है। बताइए। अब मेरे को तो नहीं पता यार क्या कह रहा है, आप समझदार हो, आप अच्छे से आंसर कर सकते हो, बताइए अच्छे से आंसर कैसे होता है, फटाफट बताइएगा। अच्छे से आंसर करना है आपको। कथन बताना है सही, और देखते हैं किसका सही आंसर चाहता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और आंसर अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए देखिए अपने राइट आंसर बच्चे क्या है। राइट आंसर आपका है बी। समझे कि विभिन्न आकृति दो प्रक्रियाओं का परिणाम है, परंतु आंतरिक प्रक्रिया में क्या, आंतरिक जो अपने
आंतरिक प्रक्रिया क्या होती है बताइए? मैंने आपको आंतरिक प्रक्रिया में क्या बताया बच्चे बच्चे? बताइए फटाफट। जिसके अंदर नए-नए सिस्टम बनते हैं, नए-नए मतलब उत्थान होंगे। कैसे मतलब मैग्मा चलता है नीचे की ओर। आंतरिक प्रक्रिया के अंदर मेजर रोल किसका होता है? आंतरिक प्रक्रिया में मेजर रोल मैग्मा का होता है। मैग्मा बाहर आएगा तो नई-नई आकृतियाँ करेगा, है ना? ध्यान रखिएगा। उत्थान करेगा, ये भूकंप आएगा ध्यान रखिएगा। नए-नए मतलब अपलिफ्टमेंट होंगे यहाँ पर, कई सारी घटनाएँ होंगी, है ना? यही देखने को मिलता है अपने को। पर अगर बाहरी प्रक्रियाएँ हैं, तो बाहरी प्रक्रियाओं के अंदर क्या होता है? अपरदन होता है, पुनर्निर्माण की क्रियाएँ होती हैं, अपक्षण होता है ना? ये चीज़ें होती हैं, निक्षेपण होता है। तो आपका यहाँ पर दोनों ही क्या चीज़ें क्या लिखी हुई थी? दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? इंटरचेंज हैं। जबकि आंतरिक प्रक्रिया के अंदर ये चीज़ आनी थी, है ना? क्योंकि आंतरिक प्रक्रिया में बताया मैंने उत्थान होते हैं यहाँ पर, ठीक है? और बाहरी प्रक्रिया में क्या होता है बच्चे? बाहरी प्रक्रिया में अपरदन होता है, ठीक है? निक्षेपण होता है, पुनर्निर्माण जैसी घटनाएँ होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके दोनों ही कथन गलत थे, जबकि पहला कथन अपना सही था, इसीलिए ओनली ओनली 1 आपका राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शरण अपरदन से जुड़ा है और यह पृथ्वी की सतह को ऊंचा करता है। निक्षेपण पूर्ण निर्माण से जुड़ा है और यह पृथ्वी की सतह को नीचा करता है। तीसरा देखिएगा, इन दोनों प्रक्रियाओं को बहते जल, बर्फ और वायु द्वारा किया जाता है। बताइएगा ऊपर दिए कथने पे कौन सा कथन सही? पहला, दूसरा, तीसरा। सभी लोग अच्छे से आंसर करिए बच्चे फटाफट। कोई कह रहा है सी है, देखते हैं सही आंसर किसका जाएगा। चलिए देखिए राइट आंसर बच्चे क्या है। राइट आंसर अपनी है डी। ठीक है, अब ये क्या हो गया ना, आप सोचते होंगे। देखिए शरण अपरदन से जुड़ा हुआ है, इसने कहा इरोजन जो है अपरदन से जुड़ा हुआ है और यह पृथ्वी की सतह को ऊंचा करता है। तो बताइएगा अपरदन किसको कहते हैं? अपरदन उसको कहते हैं, शरण उसको कहते हैं जब एक मटेरियल को मतलब किसी एक चट्टान के मटेरियल को उड़ाकर लेके जाना, उसको बहाकर लेके जाना, है ना? आपने सुना है ना मैंने कहा था आपको कि इसको तोड़ना, इसकी तोड़ने वाली गतिविधियाँ। तो क्या इससे हाइट बढ़ती है? बताइए। क्या पृथ्वी की सतह की हाइट बढ़ती है? तो बिल्कुल ही नहीं, गलत है भई। ये कथन क्या बच्चे? गलत है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ती है, नहीं घटती है यार। क्योंकि यहाँ पे चट्टान जो होते हैं, चट्टानों से मिट्टी उड़ाकर ले गए, बहाकर ले गए और खिसकाकर ले गए, है ना? ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर पहला कथन इसकी ऊंचाई घटती है ना कि बढ़ती है। दूसरा कथन देखिएगा इसके अंदर कह रहा है निक्षेपण पूर्ण निर्माण से जुड़ा हुआ है और यह पृथ्वी की सतह को नीचा करता है। यहाँ पर देखिएगा दूसरा कथन क्या है? यहाँ पर क्या कर रहा है? नीचा करना लिख रहा है। जबकि निक्षेपण के अंदर क्या होता है? जमाव होता है। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? जमाव। डेपोजिशन इंग्लिश में पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इंग्लिश में देखो डेपोजिशन। डेपोजिशन का मतलब क्या होता है? जमाना। जमाना मतलब क्या होता है? किसी चीज को उड़ाकर लेके आए हैं तो उसको वहां पर रखेंगे ना, किसी स्थान पर रखेंगे उसको। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक चट्टान का शरण कर दिया है और फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरी चट्टान बन गई, तो इसकी हाइट बढ़ी या घटी? अरे ऑब्वियस सी बात है, बढ़ी है। ठीक है, ना घटी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर कि सतह को नीचा करना है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कथन रखिए इसके अंदर। तीसरा कथन क्या है द्वारा? तो बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने आपको कहा ही है कि प्रक्रियाओं कैसे कर सकते हैं हमने, इन दोनों प्रक्रियाओं को करना ये भी तभी पॉसिबल होता है जब जल हो बहता, तो जब बर्फ हो, क्योंकि बर्फ जब पिघलेगी तब खिसकेगी और खिसकेगी तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स भी खिसकाएगी, है ना? और वायु तो आपको पता ही है, क्योंकि वायु के अंदर मिट्टी तो रहती रहती है,
वायु बड़े-बड़े कंकड़ पत्थरों को, ठीक है, और सेडिमेंट्स को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाती है, इरोजन भी करती है और बाद में उसको जब थक जाती है तो डिपोज़िशन भी करती है। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा कथन आपका ओनली ठीक था, जबकि पहले दोनों आपके इंटरचेंज थे, गलत हो गए। ठीक है? चलिए, अच्छे से इसको आंसर करते जाइएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चन ये। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख भू-आकृति निर्माण करता है? पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख भू-आकृतियों का निर्माण करता है? ऊँट का प्रयोग सही करेंगे बताइए, अच्छे से आंसर करिएगा। अच्छे से आंसर करिए सभी लोग अच्छे से, बढ़िया। आपको ऑप्शन में उलझाएगा देखने को मिलता है, उलझन देखने को मिलती है यहाँ पर, है ना? कोई कह रहा है डी है, देखते हैं यार सही आंसर क्या है। चलिए देखिए आप राइट आंसर बच्चे क्या डी है आपका, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हील जो आएगा भू आकृतियों का निर्माण करने में नहीं आता है। ठीक है, ये पर्वत, पठार और मैदान ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही आपके इसके अंदर आएंगे। सही उत्तर आपके ओनली 1, 2 एंड 3 हैं। ठीक है, हील्स नहीं आते, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल बहुत सिंपल ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, पहला कथन देखिएगा, एक पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है जिसका व्यापक आधार और छोटे शिखर हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों के ऊपर जाते हैं जलवायु ठंडी होती जाती है, ग्लेशियर सभी पहाड़ों पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही कथन का चयन कीजिएगा। पहला कथन, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा और तीसरा, केवल एक। बताइएगा, अच्छे से आंसर करना है आपको, फटाफट आंसर करिए अच्छे से। ठीक है, अच्छे से आंसर करना है बच्चा आपको। चलिए बट्टे फटाफट फटाफट फटाफट। आज तो अपना मतलब टारगेट रहे कि अपने ये वाला चैप्टर तो करे ही करे पूरा। ठीक है, ताकि फिर अपने अगले चैप्टर्स पर चले। फटाफट आंसर करिए अच्छे से आंसर। चलिए देखते हैं ए राइट आंसर कहाँ है कहीं उन्हें। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर बच्चे क्या है। राइट आंसर आपका क्या हो गया? कुछ इशू हो गया भाई। क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए बच्चे।